हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनन 400D कैमरा के बारे में। क्या ये कैमरा आपके लिए 2020 में लेना ठीक रहेगा या ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है जो कि आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो 2020 में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कैमरे की अच्छी बातों के बारे में। इसकी बिल्ड क्वालिटी औसम है यार, एकदम बड़ा सॉलिड सा कैमरा है। और अगर आप बात करो इसके बैक साइड में तो इसका मेनू बड़ा सिंपल है, सिंपल टू यूज़, बहुत ईजिली आप नेविगेट कर सकते हो। और जो इसकी ये जो एलसीडी स्क्रीन है काफ़ी बड़ी है, इसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। लेटेस्ट कैमरों का थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन इसका भी बुरा नहीं है। अगर मैं आपको एक इमेज को प्ले करके दिखाऊं तो काफ़ी ठीक ठाक इसका रेजोल्यूशन है, बुरा नहीं है। और इसमें जो आपके ऑप्शंस वगैरह, क्विक ऑप्शंस यहाँ पे सब दिए हुए हैं जिनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बटन नहीं है इस कैमरे में। अगर आप देखो जो आजकल के जो लेटेस्ट कैमरा आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो इसमें है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें CF कार्ड पड़ता है जिसको कि हम कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड बोलते हैं। ये काफ़ी बड़ा और रोबस्ट होता है यार। जैसे कि अगर आप देखो, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट मेटल का होता है, SD कार्ड आपका प्लास्टिक का होता है। ये उसके मुकाबले काफ़ी फास्ट होता है और काफ़ी ड्यूरेबल रहता है। इतना इजीली ये टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता गैस। और ये जो कैमरा है कैनन 400D, ये 2006 में लॉन्च हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट 14 साल पुराना है, तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। 10 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। मेगापिक्सल वाइज आज भी मोर देन एनफ है यार। 10 मेगापिक्सल मोर देन एनफ होते हैं। अगर आपको फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है या आपको उसका प्रिंट भी निकालना है तो 10 मेगापिक्सल मोर देन एनफ है। तो उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें गाइस। अब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में। तो सबसे बड़ी इसकी नेगेटिव चीज़ ये है गाइस कि ये जो लेंस के साथ आता है इसमें कोई इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। 18-55 वाला ये आपका लेंस है। तो अगर आपको कमरों के अंदर आपको फ़ोटो लेना है जहाँ पे कम लाइट है तो आपको एक मोशन ब्लर होने का चांस बहुत ज़्यादा है गाइस। क्योंकि इस वाले लेंस में 18-55 लेंस में अगर आप 55 mm पे शूट कर रहे हो तो कम से कम आपको 1/80 या 1/100 की शटर स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी आपको एक शार्प और स्टेडी इमेज मिल पाएगी। लेकिन वो इस कैमरे में लेना बहुत मुश्किल है गाइस, क्योंकि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर आप कमरे के अंदर फ़ोटो लेते हो तो ये मैक्सिमम जो इसका ISO जाता है 1600 तक जाता है। आप देखिए बस ये 4 इसमें ऑप्शन है। आप 100, 200, 400, 800 और मैक्सिमम 1600 तक जा सकते हो। अगर आप इसको मैक्सिमम 1600 पे भी रखते हो और कमरे में नॉर्मल एक ही या दो बल्ब है, फिर भी आपको 1/100 की शटर स्पीड नहीं मिल पाती। आपकी इमेजेस बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज आती है। और अगर आप उसको फुल करेक्ट एक्सपोजर के साथ लेना चाहते हो तो आपको शटर स्पीड कम से कम 1/25 के आसपास की ही मिल पाएगी, जिससे कि फ़ोटो में ब्लर्डनेस आ जाती है। आपका हाथ जो वाइब्रेट करता है वो कैमरा शेक आ जाता है उसमें, तो इमेज आपको बहुत बेकार मिलेगी, शार्प नहीं मिलेगी गाइस। अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे मैं अभी यहाँ पे स्वीडन में रह रहा हूँ। यहाँ पे नवंबर के महीने में, दिसंबर में बाहर बहुत कम रोशनी रहती है, हमेशा क्लाउडी वेदर रहता है गैस। तो उसमें भी मैंने इसको ले जाके बाहर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाले और मुझे बहुत मुश्किल हुई एक अच्छे क्लियर फ़ोटो लेने में, क्योंकि जो मुझे शटर स्पीड मिल रही थी 1/25 की मिल रही थी, उसमें कैमरा शेक आ रहा था। तो गैस मुझे बिल्कुल भी अच्छी इससे फ़ोटो नहीं मिल पाई। तो मैं आपको इस वीडियो में डाल के दिखाऊंगा जो मैंने जितनी भी इससे सैम्पल फ़ोटोज़ लिए हैं। आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में वो बात नहीं आई है, ठीक ठाक डिसेंट इमेज आ गई है गैस। तो अब बात करते हैं कि ये कैमरे में और तीसरी कमी क्या है। इसमें ऑटो ISO का ऑप्शन नहीं है। जितने भी आजकल लेटेस्ट जो कैमरे आ रहे हैं उसमें ऑटो ISO का ऑप्शन रहता है। तो आप बेसिकली जब आप एपर्चर प्रायोरिटी मोड में हो तो आप एपर्चर सेट कर देते हो, या फुली मैनुअल मोड में हो तो आप शटर स्पीड और एपर्चर सेट कर देते हो। और कैमरा जो भी अभी डिपेंडिंग कर रही है लाइटिंग कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ISO को अपने आप चूज़ कर लेता है। लेकिन इस कैमरे में आपको हर बार जब भी लाइटिंग कंडीशन चेंज हो रही है तो आपको मैनुअली जाके ISO चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम लगता है। आपके कई सारे इमेजेस मिस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है गाइस। चौथा इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप फुली मैनुअल मोड में होते हो तो आप एक्सपोजर कंपनसेशन वाला जो बटन है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बल्कि ये जो आजकल की जो जितने भी लेटेस्ट कैमरे आ रहे हैं उसमें आप फुली मैनुअल मोड में भी एक्सपोजर कंपनसेशन को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत हैंडी है। कई बार आपकी इमेज को आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए होता है या उसका कम करना होता है, तो उस केस में एक्सपोजर कंपनसेशन यूज़ करना बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है गाइस। तो ये कैमरा जो है
अगर आप घर के अंदर फ़ोटो लेना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इससे फ़ोटो लेना, अगर आपके पास अच्छी लाइट नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हो और अगर आपका शाम का समय है या रात हो चुकी है तो भी इसमें आपके अच्छे इमेजेस नहीं आ पाएंगे गाइस। ये कैमरा कौन लोग लें, ये कैमरा या आप कब यूज़ करें, आपका यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टूडियो में फ़ोटोग्राफी करते हो, आपके पास एक्सटर्नल लाइट है और आपको पता है कि हाँ यार मैं ये 2 लाइट लगा देता हूँ तो इससे मेरे को काफ़ी अच्छी लाइट मिलेगी, जिससे मैं 1/100 या 1/200 की शटर स्पीड इस कैमरे पे रख सकता हूँ। तो आप बेशक इसको स्टूडियो में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका लाइट पे कंट्रोल है वहाँ पे। और हाँ, अगर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो आप 50 mm f1.8 का लेंस यूज़ कर सकते हैं, जिसका अपर्चर जो है बड़ा होता है तो वो ज़्यादा लाइट आएगी कैमरे में, तो आपको ज़्यादा अच्छी शटर स्पीड, फास्ट शटर स्पीड मिल जाएगी। बट इस 18-55 लेंस के साथ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं है और इसका अपर्चर भी जो है ज़्यादा है। और दूसरा, अगर आप आउटडोर कंडीशन में इस कैमरे से फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो जब आपका दिन में काफ़ी अच्छी लाइट है, सनलाइट है या सूरज छिप रहा है, जब डायरेक्ट सन पड़ रहा है, जब आपको काफ़ी अच्छी लाइट मिल रही है कि आपको 1/100 या उससे ज़्यादा की शटर स्पीड मिल रही है, तब आप इस कैमरे को बेशक यूज़ कर सकते हैं गाइस। हाँ, इसमें एक और ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर वे फाइंडर नहीं है। आजकल जितने भी मॉडर्न कैमरे आ रहे हैं सब में वे फाइंडर होता है, तो वे फाइंडर के थ्रू आप बेसिकली बहुत ईजिली वे फाइंडर में लाइव व्यू को ऑन करके अपनी फ्रेमिंग कर सकते हैं आप। और उसमें आप सब्जेक्ट को लाइक जूम इन करके, अगर आपके पास मैनुअल फोकस वाला लेंस है तो आप मैनुअली हाथों से फोकस कर सकते हो। लेकिन इस कैमरे में अगर आप मैनुअल फोकस लेंस यूज़ करोगे तो इसका ये जो व्यू फाइंडर है वो इतना छोटा है कि आप मैनुअली फोकस करोगे भी तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज आपकी या सब्जेक्ट आपका फोकस में है या नहीं। उसके अलावा गाइस आप इस कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते गाइस। तो कुल मिला के क्या ये कैमरा आपको 2020 में लेना चाहिए? नहीं गाइस, ये कैमरा बिल्कुल भी आपके लिए वर्थवाइल नहीं है लेने के लिए। मैंने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के सेक के लिए लिया है ताकि मैं आप लोगों को इसके ऊपर वीडियोस बना के दिखा सकूं कि कैसे कैमरा चलता है, उस पर कैसे आप डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह को चेंज करते हैं। लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप फिर भी इस कैमरे को लेना चाहते हैं तो मे बी आपको 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाना चाहिए इस वाले लेंस के साथ, तो इतना महंगा नहीं है। एक्सपेरिमेंट और सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो आउटडोर कंडीशन में जब आपको लाइटिंग अच्छी मिल जाए। अगर आपको कोई सेकेंड हैंड कैमरा कैनन का लेना ही है तो आप कैनन का 500D यूज़ कर सकते हो, उसमें आप फुल HD में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसकी ISO और लो लाइट परफॉर्मेंस इस वाले कैमरे से बेटर है। उसके साथ में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लेंस मिल जाता है जिससे आप थोड़ी बेहतर इमेज ले सकते हो, जिससे शार्प इमेज आएगी। जो आपका हाथ में कैमरा शेक होता है वो उसको रिड्यूस करेगा। या आप कैनन 550D ले सकते हो, 600D ले सकते हो, या कैनन का 1100D ले सकते हो, या 1200D ले सकते हो। 1000D आप मत लेना, वो भी इसी की तरीके का काफ़ी पुराना कैमरा है। उसमें भी आप लाइव व्यू नहीं यूज़ कर सकते और उसमें आपका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ओके गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को शेयर करो, इंस्टाग्राम पे जाओ यार, मेरे को फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे मेरे को मैसेज करो, आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू यू गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।